नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पर चर्चा करेंगे। हाल ही में भाजपा विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा और उज्जैन में पूर्व पार्षद गुड्डू कालीन की हत्या ने राज्य की सुरक्षा, विधायकों के अधिकारों पर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं ने न केवल राजनीतिक हलचल पैदा की है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि आम नागरिकों और नेताओं को न्याय दिलाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने पड़ते हैं। इन दोनों मामलों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भाजपा विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने इस्तीफा देकर क्या संकेत दिया है? क्या यह अन्य विधायकों के लिए एक उदाहरण है या फिर इसके पीछे कुछ और मंशा है? जी। जी, मैं बता दूँ आपको कि जो पटेरिया जी हैं, इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, तो लगातार जो खबर है और जो सुनने में खबर आ रही है कि इन्होंने पुलिस थाने में किसी को न्याय के लिए जब बात रखी होगी या किसी मामले से संबंधित जब न्याय की बात की होगी, तो थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रशासन ने इनकी बात को नहीं सुना। तो मुझे लगता है कि उनका ये कहना है कि अगर जब हम एक एमएलए होकर के हम जनता की माँग को नहीं मनवा सकते और जो पुलिस प्रशासन इसके बावजूद भी अगर हमारी बात को नहीं मान रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं भी आपको बताना चाहूँगा, मेरा व्यक्तिगत विचार भी है और मैं बताना चाहूँगा कि जब एक एमएलए की सुनवाई जिस स्टेट में ना हो रही हो, तो आप सोच और समझ सकते हैं कि ऐसे में एक आम आदमी की सुनवाई किस तरह से होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग जो है देखते रहते हैं, मध्य प्रदेश की बातें हों या देश की बातें हों, हम लोग लगातार मुद्दे के माध्यम से हम लोग जब बात करते रहते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से ये जो मध्य प्रदेश में जिस तरह की पुलिस की कानून व्यवस्था है, बिल्कुल लाचार कानून व्यवस्था है। इस पर जो है यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस पर लगाम नहीं कस पा रही है। अभी हमने कई सारे मामले ऐसे हैं, जिस पर हम बात कर चुके हैं, चाहे वो साड़ौरा थाने में एक महिला ने जो है शिकायत की थी, शिकायत के बाद लगातार उसकी सुनवाई ना होना, उसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को सुनवाई के लिए दिया, तब जाकर के कहीं उसकी बात जो है जाँच में ली गई और अब फैसला क्या हुआ, नहीं हुआ वो एक अलग विषय है। इसी क्रम में शिवपुरी में भी एक धाकड़ समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाना, फिर एक कुशवा समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाना। अ, ऐसे कई सारे मामले हैं मध्य प्रदेश में, जैसे आपने ये पटेरिया जी वाला, ये तो बहुत बड़ा मामला है कि एक चुना हुआ अगर विधायक और वो भी सत्ता रूल पार्टी का विधायक, अगर इस तरह की काम करता है तो ये कानून व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही लगता है रोमा। लेकिन ये जो है राज्य सरकार पर भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि एक चुना हुआ विधायक अगर इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ होगा, तो किस तरह की जो है शासन की जो व्यवस्थाएँ चल रही हैं। जी रोमा। तो वो जो रिज़ाइन उन्होंने दिया है, क्या वो प्रशासन पर, पुलिस पर दबाव बनाना चाहते हैं या दूसरे जो विधायक या पार्टी के और लोग हैं, उनको ये उदाहरण देना चाहते हैं कि आपको भी इस तरीके से करना चाहिए? क्या ये डिसीज़न लेना भी कहीं न कहीं सही है क्या, आपके नज़रिए से? देखो, इसमें मैं 2 बात बता दूँ कि जहाँ तक एक हुँ, विधायक जो आप देखते हैं कि एक एमएलए बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के वो एक विधायक बनता है और अगर एक विधायक चाहे वो सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से उसने इस्तीफा दिया हो या उसने विधानसभा अध्यक्ष को व्हाट्सएप के माध्यम से इस्तीफा किसी भी तरह से अगर इस्तीफा दिया है, तो चुना हुआ विधायक अगर इस्तीफा दे रहा है और मान लीजिए कहीं मंजूर हो जाए या हो जाता है या हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर चुना हुआ विधायक अगर इस्तीफा दे रहा है, तो सोचिए कि कानून व्यवस्था कितनी खराब पड़ी होगी तब जाकर वो मजबूर हुआ। इससे पहले तो उसने प्रयास किया होगा ना कि मैं कहीं न कहीं मैं जनता की माँग को या जो भी न्याय के लिए माँग है वो मैं सुनवाई कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरह के अगर इस तरह का बड़ा कदम चुने हुए विधायक के द्वारा उठाया गया, तो फिर से मैं यही बात बता रहा हूँ कि बहुत ही जो सरकार है इसके लिए बहुत ही कहीं न कहीं एक रेड लाइट संदेश है, गलत संदेश है इस तरह का है कि जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है, लगातार कानून व्यवस्था को सँभालने में सक्षम नहीं है। जी, रोका। क्या कोई खबर ऐसी भी आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा वापसी ले लिया है या अभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आपके पास कुछ अपडेट है इस खबर का? जी, निश्चित तौर पे मैं बता सकता हूँ कि एक तरफ जहाँ एक-एक विधायक अपने आप में एक वो होता है, अपने आप में एक-एक विधायक होता है, वो सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है या कहें ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि है ही विधायक,
अगर विपक्ष पार्टी का होता तो रोमा जी मैं आपको बताऊँ उसका इस्तीफा अभी तक मंजूर हो जाता। चूँकि क्या है सत्तारूढ़ पार्टी है, तो सत्ता जब हम किसी भी सरकार होती है तो उसी के जो चुने हुए सरकार के चुने हुए विधायक होते हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष को चुनने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का इस्तीफा दिया गया है और उनको इस तरह का पहले भी लग रहा होगा कि मैं जब इस्तीफा दूँगा तो इस तरह से सरकार पर दबाव बनेगा और कहीं न कहीं जो आज देश में हालात देख रहे हैं, प्रदेश में हालात देख रहे हैं, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये लगातार बराबर से इन लोगों में कॉम्पिटिशन चल रहा है और कॉम्पिटिशन के अंतर्गत इनके लिए एक-एक विधायक की कीमत है और एक-एक एमपी की कीमत है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई इस्तीफा होगा, लेकिन उन्होंने जो सरकार की जो कानून व्यवस्था को लेकर के दबाव बनाने के लिए बिल्कुल इस्तीफा दिया है, जहाँ तक मेरा मानना है। जी, रोमा। एक सवाल मेरा आपसे और है इसी मुद्दे पर, क्या राजनीतिक दलों को पुलिस और प्रशासनिक तंत्र में सुधार के लिए आगे आना चाहिए या सिर्फ ये पूरा जो मामला है प्रशासनिक समस्या है? क्या राजनीतिक दलों को भी आगे आना होगा इसके लिए? जी, निश्चित तौर पे इसके लिए क्या होता है मैं बताऊँ जहाँ भी सरकारें रहती हैं, सरकार के जो विपक्ष की पार्टियाँ रहती हैं, तो सामाजिक संगठन भी रहते हैं और विशेष तौर से जो विपक्ष की पार्टियाँ रहती हैं, इनकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही हो जाती है कि जब सरकार कोई भी सरकार अगर तानाशाह पूर्वक अगर किसी तरह का कोई अत्याचार करती है, कानून व्यवस्था को सँभालने में सक्षम नहीं है, तो इसको विपक्ष के लिए जहाँ पर जो भी विपक्ष होता है या सामाजिक संगठन है, उसको सड़क पर आकर के इस तरह का विरोध करना चाहिए। जैसे कि रोमा जी मैं आपको बता दूँ आपने लगातार प्रोग्राम्स देखे हैं, हम लोग ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से भी पूरा देश में और प्रदेश में जाकर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ओबीसी समाज की ही हम लोग मदद करते हैं, जो लाचार होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन सब लोगों की हम लोग मदद करने का काम करते हैं। अभी आपने मनीष का भी उदाहरण भी देखा। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं और मैं विपक्ष को भी इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो कभी भी कोई भी सरकार अगर लाचार लोगों पर इस तरह से अन्याय होता है, तो उसके लिए कहीं न कहीं विपक्ष का भी एक दायित्व बनता है कि ऐसी निरंकुश सरकारों को काबू में करने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से सरकार को जो है जगाने का प्रयास किया जाए। लेकिन चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है रोमा जी, बहुत गूंगी-बहरी सरकार है। इसके जो कानों में किसी तरह की आवाज़ जो धरना प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह की आवाज़ बिल्कुल नहीं जाती है। इस तरह से आज देख रहे हैं आप, हम इस विषय पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, चूँकि मामला इतना बड़ा है कि हम कई बार जब हम प्रतिदिन भी अगर हम लोग इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं, तो वो बात कहीं न कहीं आ ही जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी कौमें हैं, किसान हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं। ये कई सारे मामले ऐसे हैं, जिन मामलों को लेकर के जो है सड़क पर आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन इनकी किसी भी तरह की कोई सुनवाई ना होने पे के कारण ये लोग काफ़ी हताश और निराश जो है मध्य प्रदेश की जो आवाम है, चाहे वो किसान आवाम हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो शिक्षक को देख लें, चाहे अतिथि शिक्षक को देख लें, लगातार सरकार अगर सुनवाई नहीं कर पा रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो आवाम काफ़ी निराशाजनक आवाम हो चुका है। जी, रोमा जी। चलिए, इस मुद्दे पर तो आपने अपनी राय रख दी है। अब अगले मुद्दे पर हम बात करते हैं जो गुड्डू कलीम की हत्या का मामला है। आखिर क्या मामला है? क्यों मौत हुई इसके पीछे? और जो मौत हुई, क्या ये प्रॉपर्टी का मसला था या कुछ और वजह भी हो सकती है इसके पीछे? जी, रोमा जी जहाँ तक ये उज्जैन का मामला है उज्जैन का मामला है? जी, 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 मुझे उज्जैन का लगता मामला है है कि ये। हाँ जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर्टी के मामले में इस तरह की हत्याएँ हो रही हैं, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उज्जैन उनका गृह क्षेत्र है। उज्जैन से ही डॉक्टर मोहन यादव आते हैं और उज्जैन में ही अगर इस तरह की घटना हुई है, तो उज्जैन उनका घर है। अगर घर में मुख्यमंत्री के घर में अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था या उज्जैन की कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा करना चाहिए, कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। तो जी, ऐसे में क्या है कि जो जिस तरह से एक प्रॉपर्टी का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस कारोबार को एक देखना चाहिए कि कहीं न कहीं आजकल मैं देख रहा हूँ सब मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर जो दबंग लोग हैं, वो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं बेचारे प्लॉटों पर कब्ज़ा करते हैं या उन लोगों को दबाने का काम करते हैं। इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं रोमा जी। तो इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव को एक मानवता को देखते हुए
इस तरह से इनको समीक्षा करना चाहिए और जितने जो अवैध रूप से कब्जा करते हैं लोग, अवैध रूप से गरीब लोगों को परेशान करते हैं या व्यापारियों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर निरंकुश रखने के लिए लगातार जो है कार्रवाई होते रहना चाहिए। मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ कि इस तरह की घटना हुई है, काफ़ी बेहद निंदनीय है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसी घटनाएँ नहीं होना चाहिए रोमा जी। कुल मिलाकर आज की चर्चा में हमने ये सोचने के लिए मजबूर जी। कर दिया है कि मध्य प्रदेश में न केवल राजनीतिक बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कल फिर हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।